आज हम सेंट्रल सेल्स टैक्स शुरू करेंगे। सेंट्रल सेल्स टैक्स बहुत छोटा चैप्टर है और इसके बारे में कुछ कुछ तो मैंने आपको वैल्यू एडेड टैक्स के चैप्टर में बताया भी था। मैंने आपको ये बताया था जब इंटरस्टेट सेल्स होती हैं, इंटरस्टेट सेल्स, उस केस में आपका वैट एप्लीकेबल नहीं होता, सेंट्रल सेल्स टैक्स एप्लीकेबल होता है। अब हम सेंट्रल सेल्स टैक्स एक्ट पढ़ेंगे। सेंट्रल सेल्स टैक्स एक्ट 1956, सेंट्रल सेल्स टैक्स एक्ट 1956। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो सीएसटी एक्ट के ऑब्जेक्ट्स क्या है? ऑब्जेक्ट्स ऑफ सेंट्रल सेल्स टैक्स एक्ट। किसी भी एक्ट को बनाने के क्या ऑब्जेक्ट्स होते हैं? किसी भी एक्ट को हम क्यों बनाते हैं? हमने इनकम टैक्स एक्ट बना, क्यों बना? प्रिंसिपल्स बनाने के लिए। किसके प्रिंसिपल्स? कि इनकम कैसे कैलकुलेट होगी, टैक्स कैसे लगेगा, टैक्स का रेट क्या होगा, डिडक्शन क्या होगी, एग्जेम्पशंस क्या होगी। तो हर एक्ट का यही मोटिव होता है, यही ऑब्जेक्ट होता है, रूल्स फॉर्मुलेट करना, प्रिंसिपल्स फॉर्मुलेट करना। इसलिए ऑब्जेक्ट्स में सबसे पहला पॉइंट क्या आएगा? सबसे पहला पॉइंट आएगा टू फॉर्मुलेट प्रिंसिपल्स फॉर determining when a sale or purchase of goods takes place in the course of interstate and purchase, interstate सेल और परचेज। तो मोटिव क्या है? हम प्रिंसिपल्स बनाते हैं। बच्चे ने पूछा मैम किसके प्रिंसिपल्स? हम ये प्रिंसिपल्स बनाते हैं। इस एक्ट में हमने बेसिकली ऑब्जेक्ट ये था इस चीज के प्रिंसिपल बनाना कि हम गुड्स की सेल परचेज को कब इंटरस्टेट सेल ऑफ परचेज करेंगे, कब हम बोलेंगे कि ये वाली मेरी जो सेल परचेज करी है मैंने ये इंटरस्टेट है, किस बेसिस पे हम ये बोल सकते हैं। सेकेंडली हम कब कहेंगे कि ये जो सेल या परचेज हुई है ये आउटसाइड ऑफ स्टेट है या इनसाइड द स्टेट है, आउटसाइड द स्टेट सेल हुई है या इनसाइड द स्टेट सेल हुई है। इसके रूल्स भाई मैंने आपको बोल दिया कि इंटरस्टेट सेल्स के केस में सीएसटी एप्लीकेबल होता है, छुट्टी। अब आपके दिमाग में भी तो ये आ रहा होगा ना मैम इंटरस्टेट सेल्स परचेज होती क्या है, कौन से सिचुएशंस ऐसे होते हैं जिसमें हम बोल सकते हैं कि ये इंटरस्टेट सेल परचेज हुई है, किस बेसिस पे हम कहते हैं कि एक पर्टिकुलर सेल परचेज इंटरस्टेट सेल परचेज है, या किस बेसिस पे हम कहते हैं कि ये जो सेल या परचेज है ये मेरी स्टेट के बाहर हुई है, आउटसाइड हुई है, इनसाइड नहीं हुई है। या फिर हम किस बेसिस पे कहते हैं कि जो मेरी सेल या परचेज हुई है ये इंपोर्ट या एक्सपोर्ट है, किस बेसिस पे, क्या प्रिंसिपल्स हैं ये डिटेक्ट करने के ये सेल या परचेज जो मैंने करी है ये मेरी एक्सपोर्ट है, ये जो मैं सेल कर रही हूँ मेरी एक्सपोर्ट है, किस बेसिस पे मैं कह रही हूँ कि मेरी एक्सपोर्ट है, मुझे कैसे पता है? तो ये रूल्स बनाने के लिए सीएसटी एक्ट बना। तो थर्ड पॉइंट क्या आएगा? टेक्स प्लेस इन द कोर्स ऑफ इंपोर्ट into in the course of import into or export from India। जैसे मैं बना रही हूँ वैसे वैसे चार्ट बनाते जाएंगे। फिर दूसरा ऑब्जेक्ट क्या है सीएसटी एक्ट का? दूसरा ऑब्जेक्ट क्या है? टू
provide for levy collection, डिस्ट्रीब्यूशन. किसकी लेवी कलेक्शन डिस्ट्रीब्यूशन? टैक्सेस की. किसकी? टैक्स की. ऑफ टैक्स ऑन सेल ऑफ गुड्स इन कोर्स ऑफ इंटरस्टेट सेल परचेज. तो ये एक्ट ये बताता है कि इंटरस्टेट सेल परचेज के केस में जो टैक्स है वो लेवी कैसे होगा, कलेक्शन के रूल्स क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन के रूल्स क्या है. थर्ड पॉइंट टू डिक्लेयर सर्टेन गुड्स टू बी ऑफ स्पेशल इंपॉर्टेंस. Special importance in interstate trade और कॉमर्स. इंटरस्टेट ट्रेड और कॉमर्स. तो ये एक्ट ये बताता है कि ऐसे कौन सी गुड्स है जिनको स्पेशल इंपॉर्टेंस दी जा रही है. जिनको क्या दी जा रही है? स्पेशल इंपॉर्टेंस दी जा रही है. लास्ट पॉइंट, स्पेसिफाई the restrictions and conditions to which state laws impose imposing taxes on sale or purchase of such goods of special importance shall be सब्जेक्ट. तो ऐसी कौन सी रिस्ट्रिक्शंस या कंडीशंस हैं, ऐसी कौन सी रिस्ट्रिक्शंस या कंडीशंस है जो किस पे लगाई गई है? स्टेट लॉज पे. वो स्टेट लॉज जो गुड्स की सेल परचेज पे टैक्सेस लगाते हैं. और ये रिस्ट्रिक्शंस किस पे लगेगी? उन गुड्स पे जो स्पेशल इंपॉर्टेंस के हैं. ये जो पॉइंट है हम बाद में डिस्कस करेंगे. अब कभी आपको समझ नहीं आएगा, थोड़ा टिपिकल है. जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे फिर ये पॉइंट आ जाएगा आपका. ठीक है, अभी आप इतना लिखिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं. साथ साथ लिखेंगे, चार्ट की फॉर्म में लिखेंगे, तभी आपको याद हो पाएगा. इसकी लैंग्वेज थोड़ी डिफिकल्ट है. चलिए, थर्ड पॉइंट, सॉरी नेक्स्ट कंसेप्ट. प्रोविजन होते क्या है सीएसटी के? प्रोविजंस अट्रैक्ट कब होते हैं? प्रोविजंस ऑफ सीएसटी एक्ट आर अट्रैक्टेड when following conditions are satisfied. तो जब मेरी फॉलोइंग कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती हैं तब पता चलता है कि मेरा सीएसटी एक्ट लग रहा है. सबसे पहली कंडीशन क्या है इसकी? सबसे पहली कंडीशन ये है कि एक डीलर होना चाहिए. क्या होना चाहिए? डीलर. दूसरी कंडीशन कि ये जो डीलर है ये रजिस्टर्ड डीलर होना चाहिए. कौन सा डीलर होना चाहिए? रजिस्टर्ड डीलर. उसके बाद ये जो रजिस्टर्ड डीलर है ये एक बिजनेस कैरी ऑन कर रहा हो, कैरीज ऑन अ बिजनेस.
और इसमें जो टर्म्स आ रही है ना, डीलर, रजिस्टर्ड डीलर, बिजनेस, ये सारी टर्म्स हम अभी डिस्कस करेंगे। फोर्थ कंडीशन कि एक कुछ सेल होना चाहिए। फिफ्थ कंडीशन, जो ये सेल है ये किसकी होनी चाहिए, मस्ट बी ऑफ गुड्स। अब ये जो गुड्स की डेफिनेशन है, देखो ये डीलर की डेफिनेशन, रजिस्टर्ड डीलर कौन होता है, बिजनेस की डेफिनेशन, सेल की डेफिनेशन, गुड्स की डेफिनेशन, सबकी डेफिनेशन अभी हम डिस्कस करेंगे। सबकी डेफिनेशन अभी हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, सिक्स पॉइंट, ये जो सेल है मे बी ऑफ डिक्लेयर्ड गुड्स और अदरवाइज। ये जो सेल है ये हो सकता है डिक्लेयर्ड गुड्स की हो सकता है नहीं हो। फिर जो ये सेल है मस्ट बी इन द कोर्स ऑफ इंटरस्टेट ट्रेड और कॉमर्स, इंटरस्टेट ट्रेड और कॉमर्स। एट्थ कंडीशन, सेल मस्ट नॉट बी इनसाइड द स्टेट। इनसाइड द स्टेट क्या होता है ये हम बाद में स्टडी करेंगे। इंटरस्टेट ट्रेड और कॉमर्स क्या होता है ये भी हम सेक्शन है इसके लिए स्टडी करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, सेल शुड नॉट टेक प्लेस in the course of interstate, in the course of export और import। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट ऑफ गुड्स पे CST एप्लीकेबल नहीं होता। तो ये जो सेल है ये एक्सपोर्ट या इंपोर्ट नहीं होनी चाहिए। एक्सपोर्ट इंपोर्ट कब कहते हैं वो हम स्टडी करेंगे। अच्छा, मैंने बताया कि सेलर जो है वो रजिस्टर्ड डीलर होना चाहिए, वो रजिस्टर्ड डीलर होना चाहिए। मगर जो बायर है वो हो सकता है हो और हो सकता है ना हो। तो बायर में और मे नॉट बी अ रजिस्टर्ड डीलर। ये है कंडीशंस जो सेटिस्फाई करनी है। पहली कंडीशन डीलर है, वो रजिस्टर्ड है, वो बिजनेस कैरी ऑन करता है, सेल कर रहा है, गुड्स की सेल कर रहा है। डिक्लेयर्ड गुड्स हो सकते हैं डिक्लेयर्ड ना भी हो। फिर इंटरस्टेट ट्रेड और कॉमर्स हो रही है, इनसाइड द स्टेट सेल नहीं हो रही है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं हो रही है, और जो बायर है वो हो सकता है डीलर हो सकता है रजिस्टर्ड डीलर ना हो। ये लिख लेंगे कंडीशंस। उसके बाद हम इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, डेफिनेशंस पढ़ेंगे। चलिए अब डेफिनेशन पढ़ते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया था डीलर, सबसे पहली कंडीशन क्या थी, डीलर, है ना। अब डीलर कौन होता है, ये डीलर कौन होता है। डीलर के लिए सबसे पहले तो सेक्शन कौन सा है, सेक्शन 2 क्लॉज बी। डीलर कौन होता है, डीलर कौन होता है, एक ऐसा पर्सन जो बिजनेस कैरी ऑन कर रहा है। और किसका बिजनेस कैरी ऑन कर रहा है, सेल, परचेज, सप्लाइंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। किसकी, गुड्स की, किसकी, गुड्स की, फॉर कैश, डेफर्ड पेमेंट और अदर वैल्यूएबल कंसिडरेशन। समझ आया, और अदर वैल्यूएबल कंसिडरेशन।
और डीलर की डेफिनेशन में कौन कौन इंक्लूडेड होता है? कौन कौन इंक्लूडेड होता है? लोकल अथॉरिटी, बॉडी कॉरपोरेट, कोई कंपनी हो गई, एचयूएफ हो गई, एओपी हो गई, क्लब, फर्म। अगर ये लोग बिजनेस कैरी ऑन कर रहे हैं तो ये किस में आएंगे? डीलर की डेफिनेशन में। सेकेंडली, ये लोग तो खुद बिजनेस कैरी ऑन कर रहे हैं अपना, और अपने यहाँ गुड्स कोई सेल परचेज कर रहे हैं या सप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। अब हम एजेंट्स की बात करते हैं। कोई भी ब्रोकर हो गया या फैक्टर या कमीशन एजेंट हो गया या मर्केंटाइल एजेंट हो गया, और ये क्या कर रहे हैं? ये एजेंट क्या कर रहे हैं? ये बिजनेस ही कैरी ऑन कर रहे हैं। किसका? गुड्स की सेल परचेज का, या बाइंग या सप्लाइंग का, या डिस्ट्रीब्यूशन का। फर्क ये है कि ये अपने लिए नहीं कर रहे हैं, प्रिंसिपल के लिए कर रहे हैं। किसके लिए कर रहे हैं? प्रिंसिपल के लिए। बिलोंगिंग ऑफ गुड्स, बिलोंगिंग टू प्रिंसिपल। नेक्स्ट पॉइंट आता है ऑक्शनियर। ऑक्शनियर, और ये ऑक्शनियर क्या काम कर रहा हो? सेलिंग, या एज द नेम सजेस्ट ऑक्शनिंग का। क्या सेलिंग और ऑक्शनिंग का? गुड्स जो किसको बिलोंग करते हैं? प्रिंसिपल को। बिलोंगिंग टू एनी प्रिंसिपल। फिर ये प्रिंसिपल चाहे डिस्क्लोज्ड है चाहे नहीं है। ये थी आपकी डीलर की डेफिनेशन। नेक्स्ट डेफिनेशन आपकी मैं कराऊंगी आपको बिजनेस की। बिजनेस की, बिजनेस में क्या इंक्लूड होता है? ट्रेड, मैन्युफैक्चर, कॉमर्स और एडवेंचर और कंसर्न इन द नेचर ऑफ ट्रेड, मैन्युफैक्चर ऑफ कॉमर्स और कॉमर्स। और ये जो ट्रेड, मैन्युफैक्चर, कॉमर्स, एडवेंचर है, ये बेसिकली आप कैरी ऑन कर रहे हो, और मोटिव डिपेंड नहीं करता क्या है। चाहे मोटिव का आपका प्रॉफिट अर्न करना हो, चाहे प्रॉफिट अर्न करना ना हो, चाहे आपको प्रॉफिट अर्न हो, चाहे आपको प्रॉफिट अर्न ना हो। समझ आया? तो अगर आप कोई ट्रेड, मैन्युफैक्चर, कॉमर्स, एडवेंचर, कंसर्न अगर कैरी ऑन कर रहे हो तो उसको हम बिजनेस कहेंगे। चाहे फिर आप प्रॉफिट अर्न करो चाहे नहीं करो, चाहे आपका मोटिव प्रॉफिट अर्न करने का हो, गेन अर्न करने का हो, चाहे नहीं। सेकेंडली, एनी ट्रांजैक्शन इंसिलरी और एंसिलरी और incidental to such trade, manufacture, concern, adventure, commerce is also included in business. ये थी आपकी बिजनेस की डेफिनेशन। अब आप पहले डीलर की डेफिनेशन लिख लीजिए, फिर बिजनेस की। पॉज कर लेंगे वीडियो को एज यूजुअल। इसके बाद हम करेंगे गुड्स की डेफिनेशन।
ये बिजनेस की डेफिनेशन है। इसके बाद करेंगे हम गुड्स की डेफिनेशन। चलिए, गुड्स। गुड्स में क्या क्या आता है? गुड्स में क्या क्या आता है? गुड्स में आपके सारे मटेरियल्स, ऑल मटेरियल्स, आर्टिकल्स, commodities, materials, articles, commodities, all kinds of movable property आपके गुड्स में आते हैं। अब मेरी बात को ना ध्यान से सुनो। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि न्यूज़पेपर्स, एक्शनेबल क्लेम्स, शेयर्स और सिक्योरिटीज, ये ना गुड्स में ही नहीं आते, आर नॉट इंक्लूडेड इन गुड्स। मतलब ये तो गुड्स ही नहीं। बट जो इलेक्ट्रिसिटी है वो गुड है। क्यों गुड्स है? वो गुड्स में इसलिए आता है क्योंकि वो आप ट्रांसमिट कर सकते हो, उसको ट्रांसफर कर सकते हो और उसको आप स्टोर कर सकते हो, डिलीवर कर सकते हो। मगर इलेक्ट्रिसिटी इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम द परव्यू ऑफ CST। कहने का मतलब ये है कि दो इलेक्ट्रिसिटी गुड्स में आता है, लिख भी सकते हैं, इज गुड्स, बट इट इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम द परव्यू ऑफ CST। और जो न्यूज़पेपर्स हैं, एक्शनेबल क्लेम्स हैं, शेयर्स हैं, सिक्योरिटीज हैं, ये तो गुड्स ही नहीं है। इनके अलावा सारे मटेरियल, आर्टिकल, कमोडिटीज, मूवेबल प्रॉपर्टी, उनको हम क्या बोलेंगे? गुड्स बोलेंगे। ये थी आपकी गुड्स की डेफिनेशन। ये क्या थी? गुड्स की डेफिनेशन। अच्छा, अभी आपने पीछे एक वर्ड पढ़ा, डिक्लेयर्ड गुड्स। डिक्लेयर्ड गुड्स वो गुड्स होते हैं जिनको स्पेशल इंपॉर्टेंस दी जाती है, उसके लिए आप पढ़ेंगे सेक्शन 14 बाद में। फिर आता है सेल। सेल, सेल क्या होता है? सेल की डेफिनेशन बहुत सिंपल है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन गुड्स बाय वन पर्सन टू अनदर। एक पर्सन दूसरे को गुड्स में प्रॉपर्टी क्या करता है? ट्रांसफर करता है, और उसके बदले उसको क्या मिलता है? कैश मिल जाता है, या कोई डेफर्ड पेमेंट मिल जाती है, या कोई भी वैल्यूएबल कंसिडरेशन। ये क्या होती है? सेल। अब सेल प्राइस में क्या क्या आता है? सेल प्राइस में क्या क्या इंक्लूड होता है? CST यानी कि सेंट्रल सेल्स टैक्स, एक्साइज ड्यूटी को हम सेल प्राइस में इंक्लूड करते हैं, कॉस्ट ऑफ पैकिंग मटेरियल को हम सेल प्राइस में इंक्लूड करते हैं, पैकिंग चार्जेस को हम सेल प्राइस में इंक्लूड करते हैं, इंश्योरेंस चार्जेस को भी करते हैं अगर आपने गुड्स को इंश्योर कराया हुआ है। नेक्स्ट, बोनस डिस्काउंट या इंसेंटिव बोनस। इंसेंटिव बोनस कब दिया जाता है? जब एडिशनल सेल्स होती हैं। उसके बाद कॉस्ट ऑफ फ्रेट, और कॉस्ट ऑफ फ्रेट हम कब इंक्लूड करेंगे? जब सेपरेटली शोन ना, इफ नॉट शोन सेपरेटली। नेक्स्ट, कोई भी ऐसा सम जो डीलर चार्ज कर रहा है, एनी सम चार्ज्ड फॉर एनीथिंग डन बाय द डीलर। यहां पे आगे आपकी मैंने इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस करा दी हैं। इसके अलावा जो डेफिनेशन जब रिक्वायर्ड होगी मैं तभी बताऊंगी आपको।
अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 3। सेक्शन 3 में आपको ये बताया जाता है कि कब हम एक सेल को कहते हैं कि वो इंटरस्टेट सेल है। ठीक है, उसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे सेक्शन 3।